दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है और आज है 23 मार्च। तो चलिए जो 23 मार्च की महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो होती है उसमें हम केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसलिए हमारे प्रश्नों की संख्या बहुत सीमित रहती है और वीडियो भी बहुत लंबी नहीं होती। अतः पूरी वीडियो देखने का प्रयास किया करिए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए। और हाँ, एक बात और, अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो के 24 घंटे के अंदर हम इस पीडीएफ को वहां पे अपलोड कर देते हैं। वहां से आप जब चाहे तब डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। ठीक है, अब चलिए आज यानी 23 मार्च की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। आज कई महत्वपूर्ण खबरें ऐसी हैं जिनकी आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है, चलिए 23 मार्च की जो पहली खबर है उसको देखते हैं। देखिए आज की हमारी पहली खबर है, किसने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी के 130 साल के इतिहास में पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनने का गौरव हासिल किया है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी के अब तक के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, और कोई पहली बार कोई अफ्रीकी अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त किया है। ठीक है ना, तो पहली महिला है और पहली अफ्रीकी है। इनको बनने का गौरव किसे मिला है अध्यक्ष बनने का आईओसी का? तो आपसे ऑप्शन ए है क्रिस्टी कोवेंट्री, ऑप्शन बी है फातिमा समौरा, ऑप्शन सी है उर्सुला वान डेर लेन और ऑप्शन डी है निगोजी ओंकोजो इवेला। तो बताइए कि कौन सी ऐसी पहली महिला है जिन्हें, और पहली अफ्रीकी भी है जिन्हें आईओसी का अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो देखिए वह महिला है, ऑप्शन ए सही है, क्रिस्टी कोवेंट्री। ठीक है ना, इन्हें जो है आईओसी के अब तक के यानी 130 साल के इतिहास में पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनने का गौरव मिला है। ठीक है ना, अब देखिए क्रिस्टी कोवेंट्री किस देश की है, किस देश से इनका संबंध है? तो देखिए यह जो है जिम्बाब्वे की, जिम्बाब्वे लिखा जाता है, जिम्बाब्वे की खेल मंत्री है। ठीक है ना, जिम्बाब्वे की खेल मंत्री हैं क्रिस्टी कोवेंट्री और इन्हें आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष बनने का गौरव मिला है। ठीक है ना, अब देखिए एक तो यह खेल मंत्री हैं, ऊपर से एक खिलाड़ी भी हैं। दो बार इन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है ना, 2 बार इन्होंने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। अब 2 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है, किस खेल में जीता है? तो इन्होंने 2 बार तैराकी में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। यानी आप ये जान जाइए कि यह पेशेवर तैराक है। ठीक है, और जिम्बाब्वे की खेल मंत्री भी है। ठीक है ना, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इनकी उम्र मात्र 41 वर्ष है, इसलिए यह सबसे युवा अध्यक्ष बनने का गौरव भी इन्हें मिला है। आईओसी के सबसे युवा अध्यक्ष बनने का गौरव भी इन्हें प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। अब इन्होंने 7 उम्मीदवारों को हराकर यह चेयर हासिल की है, यह कुर्सी, यह पदवी हासिल की है। ठीक है ना, अब एक चीज और देख लेते हैं। देखिए आईओसी की स्थापना कब हुई, यहां देखते हैं आईओसी की स्थापना कब हुई। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई? अब देखिए आईओसी की जो स्थापना हुई 23 जून 1894 में। कब हुई थी? 23 जून 1894। और कहां पे हुई थी? पेरिस, फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। आईओसी की स्थापना 23 जून 1894 को और कहां हुई थी? पेरिस, फ्रांस में हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है लासेन, स्विट्जरलैंड में। ठीक है ना, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि ओलंपिक खेलों के जनक किसे माना जाता है, तो देखिए पियरे डी कुबर्टिन को ओलंपिक खेलों का जनक माना जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। ओलंपिक खेलों का जनक किसे माना जाता है? तो पियरे डी कुबर्टिन को। अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि आईओसी के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए आईओसी के जो पहले अध्यक्ष थे वह थे दिमित्री विकेलस। ठीक है ना, कौन थे? दिमित्री विकेलस आईओसी के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इस प्रकार ओलंपिक खेलों के जनक हो गए पियरे डी कुबर्टिन और आईओसी के जो पहले अध्यक्ष हुए वो हुए दिमित्री विकेलस। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न से आपको कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि ओलंपिक खेलों के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष कौन बना, या पहला अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बना? तो वह बना क्रिस्टी कोवेंट्री। ठीक है ना, और यह जिम्बाब्वे की खेल मंत्री है, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है 2 बार की, और तैराकी इनका खेल है, मतलब पेशेवर तैराक हैं ये।
ठीक है ना। और आईओसी की स्थापना आप जानते हैं कि 23 जून 1894 को पेरिस फ्रांस में हुई थी। यह प्रश्न भी आप याद रखिएगा। और दूसरा, इसका मुख्यालय है लासेन, स्विट्जरलैंड। ठीक है ना। तो इस प्रकार यहाँ से 3 से 4 प्रश्न बनेंगे और यह पक्का आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि पहली महिला है और पहली अफ्रीकी है, इसलिए यह प्रश्न जरूर आने की संभावना है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अब आज के दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2025 महिला एकल खिताब एनसे यंग किसने जीता है? एनसे यंग ने जीता है। इनका संबंध किस देश से है? अब देखिए, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एनसे यंग ने जीता है। ठीक है, तो एक प्रश्न का जवाब तो आपके यही हो गया कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एनसे यंग ने जीता है। ठीक है ना। अब दूसरा प्रश्न शुरू होता है कि इनका संबंध किस देश से है, आपको यह बताना है। तो देखिए, ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया और ऑप्शन डी है चीन। तो बताइए कि एनसे यंग का संबंध किस देश से है? तो देखिए, इनका संबंध है दक्षिण कोरिया से। ठीक है ना। आप जानते हैं कि अगर आप पीवाईक्यू पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप से कई बार प्रश्न आयोगों ने पूछा है। ठीक है ना। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का विजेता कौन है, उप विजेता कौन है। तो आप इसे याद रखिएगा। देखिए, महिला में जीता है एनसे यंग ने और यह दक्षिण कोरिया की रहने वाली है। और ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष विजेता कौन है? पुरुष विजेता कौन है? तो यह है शी यू की। ठीक है, इनका नाम आपने सुना होगा, कई बार इन्होंने यह चैंपियनशिप जीती है और यह है चीन के रहने वाले। ठीक है ना। सीयूकी कहाँ के रहने वाले हैं? चीन के। और यह ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2025 के पुरुष विजेता है। ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाते हैं आज के तीसरे प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा तीसरा प्रश्न है वह है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित पहला विश्व हिमनद दिवस कब मनाया गया है? आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित जो पहला विश्व हिमनद दिवस, ठीक है ना, पहला विश्व हिमनद दिवस कब मनाया गया है? आप जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो गर्मी बढ़ रही है उससे हिमनदों के पिघलने की जो दर है ना वो बहुत तेज हो गई, जिससे समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। तो कई देशों के डूबने का खतरा उत्पन्न हो गया है। साथ ही अगर सारे हिमनद पिघल जाएंगे तो धीरे धीरे नदियां भी सूखने लगेंगी और जल संकट आ जाएगा, जिससे मानव जीवन को बचाना बहुत कठिन हो जाएगा। तो हिमनदों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए और लोगों को ग्रीन एनर्जी इस्तेमाल करने और ऐसी चीजों का इस्तेमाल करने के लिए, ताकि जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके, जिससे हिमनद को बचाया जा सके, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र ने पहला विश्व हिमनद दिवस घोषित किया है। ठीक है, एक तिथि घोषित की है विश्व हिमनद दिवस मनाने की। आपको उस तिथि के बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए है 20 मार्च, ऑप्शन बी है 21 मार्च, ऑप्शन सी है 22 मार्च और ऑप्शन डी है 23 मार्च। तो बताइए कि जो पहला विश्व हिमनद दिवस है वह किस तिथि को मनाया गया है? अब देखिए, इसको बताने के पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं। देखिए, यूएन ने क्या किया है? यूएन ने वर्ष 2025 को, यूएन ने वर्ष 2025 को, इसने यूएन ने क्या किया है कि वर्ष 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ठीक है ना। ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ठीक है ना। किसने घोषित किया है? यूएन ने। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। यूएन ने वर्ष 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण में इस प्रश्न को शामिल किया जा सकता है। ठीक है ना। ये करंट भी है और पर्यावरण से संबंधित भी है, इस बात को याद रखिएगा। यूएन ने वर्ष 2025 को किस रूप में घोषित किया है? ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। ठीक है। अब देखिए, जब यूएन ने ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया वर्ष 2025 को, तो उसी समय यूएन ने कहा कि प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को जो है 21 मार्च को विश्व हिमनद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है ना। 21 मार्च को क्या किया जाएगा? विश्व हिमनद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो विश्व हिमनद दिवस, चूंकि ये पहली बार मनाया गया है 21 मार्च को विश्व हिमनद दिवस, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना इसकी ज्यादा है। ठीक है ना। तो पहला विश्व हिमनद दिवस मनाया गया है 21 मार्च को, यूएन ने घोषित किया है। और यूएन ने वर्ष 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया है। तो इस बात को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब आ जाते हैं आज के चौथे प्रश्न की तरफ। देखिए, आज का जो हमारा चौथा प्रश्न है वह है कि किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदैतवा 21 मार्च को शपथ लेंगी? किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति है वो? नाम उनका थोड़ा सा टफ है, याद रखिएगा, नेटुम्बो नंदी नदैतवा।
ठीक है ना। 21 मार्च को शपथ लेने वाली है। ऑप्शन ए है नाइजीरिया, ऑप्शन बी है नामीबिया, ऑप्शन सी है सूडान और ऑप्शन डी है सोमालिया। तो बताइए किस देश की महिला राष्ट्रपति बनी है नेटुम्बो नंदी नदैतवा? तो यह बनी है नामीबिया की, ठीक है ना। बी ऑप्शन सही है। याद रखिएगा, आपको पता है नामीबिया कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में स्थित है नामीबिया, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नामीबिया की जो राजधानी है वो क्या है, यह भी आपको जानना जरूरी है। नामीबिया की राजधानी है विंडहाक, विंडहाक, जो भी आपको समझ में आए। नामीबिया की राजधानी है विंडहाक, इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं आज के 5वें प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा 5वां प्रश्न है, देखिए आज का जो 5वां प्रश्न है वह है कि तीसरे मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधि मंडल या सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तीसरे मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है चीन। तो बताइए कि सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन की मेजबानी, जो तीसरा सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन है, इसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो वह कर रहा है भारत, ठीक है ना। सी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। देखिए एक चीज ध्यान रखिए कि इसी संबंध में मैं चर्चा करने चल रहा हूं कि केंद्रीय युवा मामले व खेल मंत्रालय ने, ठीक है, केंद्रीय युवा मामले व खेल मंत्रालय ने जो है अंतरराष्ट्रीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत 22 से 28 मार्च 2025, ठीक है ना, 22 से 28 मार्च 2025 तक भारत के तीसरे सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन की मेजबानी करने जा रहा है। और इस पहल का उद्देश्य क्या है? इस पहल का उद्देश्य क्या है? देखिए इसका उद्देश्य है युवा सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। क्या देना? देखिए उद्देश्य जाने रहिए, क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में उद्देश्य ही पूछ लेता है। तो इसका उद्देश्य है युवा सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है, ये पहला उद्देश्य है। अगर इसका दूसरा उद्देश्य देखें तो यह है कि सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, ठीक है ना, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, ठीक है, यह बात भी याद रखिएगा। अब इसका जो है सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वह है कि युवा सहयोग को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। अब इसमें जो शामिल होने वाले देश हैं, ये देखिए भारत है, भारत के साथ 5 मध्य एशियाई देश हैं, ठीक है, 5 मध्य एशियाई देश हैं भारत के साथ साथ। अब ये 5 मध्य एशियाई देश कौन कौन से हैं, इनके बारे में जानना जरूरी है। एक है कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान है इसमें भाग लेने वाला। दूसरा है किर्गिस्तान, ठीक है, ये मध्य एशियाई देश है। तीसरा है ताजिकिस्तान, ठीक है, सारे स्थान है, ताजिकिस्तान है। चौथा है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, चौथा कौन सा है? तुर्कमेनिस्तान है। और 5वां है उज्बेकिस्तान। 5वां कौन है? 5वां इसमें है उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो ये 5 मध्य एशियाई देशों के बीच में जो भारत का राजनयिक संबंध है, इसको मजबूत करना भी इस पहल का उद्देश्य है। यानी किसका? सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन की मेजबानी में भारत का जो उद्देश्य है वह यह भी है, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तीसरे मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधि मंडल या सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन की मेजबानी कौन कर रहा है? तो भारत कर रहा है, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब आ जाते हैं आज के 6वें प्रश्न की तरफ। देखिए आज का जो हमारा 6वां प्रश्न है वह है कि कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश बना है, ठीक है। तो देखिए फीफा विश्व कप 2026 के लिए एक देश ने क्वालिफाई कर लिया है और वह पहला गैर मेजबान देश है, इसके बारे में भी आपको बताना है, ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न पे गौर करिए, पहला गैर मेजबान देश है, ठीक है ना। तो अगर आपको यह पता होगा कि फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन कौन से देश कर रहे हैं, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर वैसे ही मिल जाएगा, क्योंकि यह प्रश्न बहुत स्मार्ट तरीके से पूछा गया है, ठीक है। तो फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन कौन से देश कर रहे हैं, यह जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि यह जो है प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए फीफा विश्व कप 2026 की जो मेजबानी है वह करने वाला है, देखिए इसमें एक देश है यूएसए, ठीक है, यूएसए मेजबानी कर रहा है फीफा विश्व कप 2026 की, ठीक है। दूसरा देश है मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको भी इसमें कर रहा है मेजबानी, ठीक है, मैक्सिको कर रहा है। और तीसरा जो देश है वह है कनाडा, ठीक है। तो यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। देखिए यहाँ जो जापान हो गया है, वो यहाँ जो ब्रिटेन हो गया है ना, यहाँ कनाडा होना चाहिए था ऑप्शन में, तब ये प्रश्न वास्तव में सही बनता कि पहला गैर मेजबान देश, ठीक है। बहरहाल आप यह जानिए कि
यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में मिलाकर के वर्ष 2026 का जो होगा फीफा विश्व कप इन्हीं 3 देशों में आयोजित किया जाएगा, यूएसए में, मैक्सिको में और कनाडा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इसे अलग से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला जो पहला गैर मेजबान देश है वह है कौन? जापान, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। जापान ने क्या किया है, बहरीन की टीम को, बहरीन की फुटबॉल टीम को 2-0 से हरा दिया है, ठीक है, 2-0 से पराजित कर दिया है, ठीक है। बहरीन की टीम को जो है, जापान की टीम ने बहरीन की फुटबॉल टीम को 2-0 से पराजित कर दिया, ठीक है ना। अब 2-0 से जब पराजित कर दिया तो उसके बाद इसने क्या किया, इसने आगामी जो 2026 में होने वाला फीफा विश्व कप है उसके लिए क्वालिफाई कर लिया, ठीक है ना। तो फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला जो देश बना है वह बना है जापान। अब देखिए जो फीफा विश्व, ये पहला देश है, ये भी ध्यान रखिएगा, फीफा विश्व कप में अपना स्थान सुरक्षित करने वाला, यानी पहली क्वालिफाई करने वाला जो पहला देश है वह है जापान, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो वर्ष 2026 में फीफा वर्ल्ड कप होगा उसमें कुल 48 देश हिस्सा लेंगे। कितने देश? 48 देश हिस्सा लेंगे, इस बात को याद रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फीफा विश्व कप 2026 जो यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में होगा उसमें कुल कितने देश हिस्सा लेंगे? 48 देश, ठीक है ना। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब अगला देख लेते हैं, आज का हमारा 7वां प्रश्न है, किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट लोवोटोबी लाकी लाकी विस्फोट के साथ फट गया? विस्फोट की वजह से राख 10,000 मीटर यानी 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैल गई, ठीक है। तो ज्वालामुखी माउंट लोवोटोबी लाकी लाकी, ठीक है ना, यह उसका ज्वालामुखी का नाम है लोवोटोबी लाकी लाकी, ठीक है। इसमें विस्फोट हुआ है और विस्फोट की वजह से जो राख है वह 10,000 मीटर या 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। ऑप्शन, यानी बहुत तगड़ा विस्फोट था। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो देखिए पहले तो आप इस ज्वालामुखी पर्वत का नाम याद रखिए जिसका नाम है लोवोटोबी लाकी लाकी, ठीक है ना। अब इसमें विस्फोट हो गया और यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है इंडोनेशिया में, ठीक है, डी ऑप्शन सही है, इंडोनेशिया में स्थित है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो है लाकी लाकी जो है यह 1584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है ना। कितनी ऊंची है? 1584 मीटर की ऊंचाई है इसकी, ठीक है, माउंट लाकी लाकी की, ठीक है। लोवोटोबी लाकी लाकी की ऊंचाई कितनी है? 1584 मीटर। और आप जानते हैं कि इंडोनेशिया में कुल कितने सक्रिय ज्वालामुखी हैं? तो 127, ठीक है, इंडोनेशिया में 127 सक्रिय ज्वालामुखी हैं वर्तमान में, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। वर्तमान में इंडोनेशिया में कुल सक्रिय ज्वालामुखी कितने हैं? 127 हैं, ठीक है ना। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, ठीक है ना। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 8वां प्रश्न है वह है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है 19 मार्च, ऑप्शन बी है 20 मार्च, ऑप्शन सी है 21 मार्च और ऑप्शन डी है 22 मार्च। तो बताइए कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है, यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। देखिए मैंने पहले ही बता दिया था वीडियो की शुरुआत में कि जो प्रश्न हम लेके आते हैं उसमें हम केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है, ठीक है ना। अन्यथा ऐसे प्रश्नों को हम शामिल नहीं करते जो केवल टाइम पास हो, ठीक है। तो इसलिए जितने प्रश्न आपको बताते हैं वह इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं और कुछ उसमें भी ऐसे प्रश्न होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के होते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम अलग से मार्क कर देते हैं। अब देखिए ये जो प्रश्न है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का है क्योंकि यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मार्च के दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए 22 मार्च के दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है तो वर्ष 2025 की थीम क्या थी? अभी कल ही मनाया गया है विश्व जल दिवस, तो वर्ष 2025 की थीम क्या है विश्व जल दिवस की? इसको भी जानना आपको जरूरी है क्योंकि यह परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसकी जो थीम है वह है ग्लेशियर संरक्षण, ठीक है ना, ग्लेशियर संरक्षण, ठीक है। अब देखिए वर्ष 2025 को अभी हमने ऊपर बताया कि ग्लेशियरों के संरक्षण का वर्ष घोषित किया है किसने? यूएन ने घोषित किया है। और 21 मार्च को यूएन ने विश्व ग्लेशियर संरक्षण दिवस मनाने का निर्णय लिया है, ठीक है ना। अब देखिए 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर संरक्षण मनाया जाएगा और 22 मार्च को
विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और विश्व जल दिवस 2025 के जो थीम थी वह था ग्लेशियर संरक्षण, ठीक है ना। तो 21 और 22 मार्च से संबंधित जो घटनाएं थी उसको याद कर लीजिएगा, एक दूसरे से कनेक्टेड है इसलिए आप भूलेंगे नहीं, और यहाँ से प्रश्न आने ही आने हैं, ठीक है ना, क्योंकि यह पर्यावरण के प्रश्न हो जाते हैं इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं आज के नवे प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा नवा प्रश्न है वह है कि किस देश के राष्ट्रपति ने अपने संघीय शिक्षा विभाग को बंद करने की घोषणा की है, ठीक है। किसको बंद करने के लिए? संघीय शिक्षा विभाग को। अब बताइए, अगर कोई देश शिक्षा विभाग को बंद करने की घोषणा कर दे तो कितनी बड़ी बात है और कितना इंपॉर्टेंट है। तो किस देश ने अपने संघीय शिक्षा विभाग को बंद करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है यूएसए और ऑप्शन डी है चीन। तो बताइए कि किस देश के राष्ट्रपति ने अपने संघीय शिक्षा विभाग को बंद करने की घोषणा की है? तो देखिए वह है यूएसए। इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति बहुत चर्चा में है। डोनाल्ड ट्रंप जब से दूसरे कार्यकाल में आए हैं तब से धड़ाधड़ फैसले ले रहे हैं और ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसपे भरोसा नहीं होता, ठीक है। तो उसी के तहत देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने संघीय शिक्षा विभाग को बंद करने की घोषणा की है, ठीक है ना। अब कोई भी परीक्षा आए आप देख लीजिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि नहीं, कोई भी परीक्षा आगामी हो उसमें यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा क्योंकि यह संघीय शिक्षा विभाग को बंद करने से संबंधित है, ठीक है। तो यूएसए है। और एक चीज और है, इसके बारे में डिटेल से हम आपको किसी और दिन बताएंगे कि आखिर क्यों ऐसा किया गया है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन सही है। अब आइए आगे चलते हैं। आज का जो हमारा 10वां प्रश्न है वह है कि किस देश के होलबर्ग पुरस्कार 2025 से भारतीय विद्वान और साहित्यिक सिद्धांतकार गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, ये पूरा नाम है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक को सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। कौन सा पुरस्कार है? वह है होलबर्ग पुरस्कार 2025। अब देखिए आपसे यह प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है कि होलबर्ग पुरस्कार 2025 किस देश के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। एक तो यह प्रश्न हो गया। दूसरा कि होलबर्ग पुरस्कार 2025 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो वह है गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, ठीक है ना। अब तीसरा है, अब देखिए अब जो पहला प्रश्न था कि होलबर्ग पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है उस पे आ जाते हैं। तो यह दिया जाता है नॉर्वे के द्वारा, ठीक है। होलबर्ग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? नॉर्वे के द्वारा। और वर्ष 2025 का जो पुरस्कार है वह गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक को दिया गया है। यह एक भारतीय विद्वान है और साहित्यिक सिद्धांतकार भी है, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा। देखिए यह जो पुरस्कार है यह नॉर्वे सरकार द्वारा वित्त पोषित है, ठीक है। नॉर्वे सरकार द्वारा यह वित्त पोषित है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नॉर्वे सरकार द्वारा वित्त पोषित है और यह नॉर्वे शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्रालय की ओर से बर्गन विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासित है, ठीक है ना। किसके द्वारा? बर्गन विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासित है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको नॉर्वे सरकार द्वारा वित्त पोषण मिलता है, साथ ही नॉर्वे शिक्षा और अनुसंधान मंत्रालय की ओर से बर्गन विश्वविद्यालय द्वारा यह प्रशासित है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसमें जो पुरस्कार दिया जाता है वह कितना दिया जाता है? 5,40,000 की पुरस्कार, $5,40,000 की पुरस्कार राशि दी जाती है इसके अंतर्गत, ठीक है ना। $5,40,000 की पुरस्कार राशि इस पुरस्कार होलबर्ग पुरस्कार के अंतर्गत प्रदान की जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। $5,40,000 का पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना, इतनी राशि दी जाती है। अब देखिए गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक का जन्म कहाँ हुआ था? यह कोलकाता में जन्मे है, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। कोलकाता में इनका जन्म हुआ था और यह एक साहित्यिक सिद्धांतकार है, ठीक है ना। एक चीज और ध्यान रखिए, इनका एक प्रसिद्ध निबंध है, गायत्री स्पिवाक या स्पिवाक जो भी है, इनका एक प्रसिद्ध निबंध है, क्या सबाल्टर्न बोल सकते हैं। यह एक इनका बहुत प्रसिद्ध निबंध है, ठीक है ना। और यह निबंध इन्होंने 1988 में लिखा था, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। इनका जो प्रसिद्ध निबंध है वो क्या है? क्या सबाल्टर्न बोल सकते हैं, और यह इन्होंने 1988 में लिखा था, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चलिए, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के
जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न थे, यानी 23 मार्च के जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न थे, यह थे आपके सामने, हमने लेकर उसे रखा। ठीक है, ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही अपने दोस्तों और मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ, कुछ नए परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के साथ। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं दोस्तों अभी तक, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़िएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।